वेलकम टू एडुकेशन एकेडमी। माय नेम इज राहुल कुमार और मैं आपको क्लास 7 की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और क्लास 7 की फिजिक्स में पहली चैप्टर है हीट। पहली चैप्टर है हीट फिजिक्स का। तुम लोग हीट पढ़ेंगे आज। तो हीट का हम सा कंटेंट बता देता हूँ। तो ये हमारा कंटेंट है। पहला इंट्रोडक्शन, सेकेंड में डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, थर्ड में रोल ऑफ टेम्परेचर इन ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, इफेक्ट ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। 6 टॉपिक है, हम लोग एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम लोग हीट और हीट से रिलेटेड कुछ चीज़ जान लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद आगे पढ़ेंगे चैप्टर। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग, हीट के बारे में जान लेते हैं। हीट होता क्या है? हीट इट इज फॉर्म ऑफ हीट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोग को सेंसेशन दिलाता है, कोई चीज़ कितना हॉट है, गर्म है, ठंडा है, वो हम लोग को बताता है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काउज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जो हम लोग हीट बताता है कि कोई चीज़ कितना ठंडा है और कोई चीज़ कितना गर्म है। जैसे एग्जांपल देकर बताता हूँ, एक वाटर का टब है, इसमें हॉट वाटर है, एक आइस का क्यूब है। हम लोग क्या करेंगे, इससे फिंगर डिप करेंगे, क्या होगा? तो हम लोग गर्म लगेगा। वहीं पे आइस को टच करेंगे तो ठंडा लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पे तो बहुत सारा हीट है, हॉट वाटर है, तो यहाँ एनर्जी है, बहुत हीट है तो एनर्जी भी होगा, हीट एनर्जी है। जैसे हम लोग फिंगर को उसमें डिप करते हैं, ये एनर्जी जो होता है इसमें गर्म वाटर पे ट्रांसफर होकर हमारे फिंगर पे आ जाता है। तो हम लोग महसूस होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि वहाँ से हीट आएगा तो हम लोग लगेगा वो गर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम आइस को टच करेंगे, क्या होगा? इसके रेस्पेक्ट में, आइस के रेस्पेक्ट में हम लोग का फिंगर ज़्यादा हीट होता है, गर्म होता है इसके रेस्पेक्ट में, आइस के। तो क्या होगा, यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो, हमारे टच करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होकर आइस पे आएगा। तो आइस पे आएगा, जहाँ पे टच करते हैं वहाँ का एनर्जी उस टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे एनर्जी फिंगर से टच करेंगे तो हम लोग ठंडा लगता है। तो क्या होगा, एनर्जी से यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी वाटर से फ्लो होकर हमारे फिंगर पे, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी फ्लो होकर फिंगर से आइस पे गया। तो क्या हुआ, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम लोग को महसूस दिलाता है कोई चीज़ कितना गर्म है, ठंडा है। यहाँ पे गर्म है मतलब हीट एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ से ट्रांसफर होकर हमारे फिंगर पर आया, तो हमें महसूस हो गया ये हमारे फिंगर पर हीट एनर्जी ज़्यादा है, आइस के रेस्पेक्ट में ट्रांसफर होकर आइस पे मिलकर चली गई, तो हम लोग लगा कि वो ठंडा है। तो ये हीट है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट हो गया, तो हम लोग हीट पढ़ लिया। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? ये एक इफेक्ट ऑफ हीट का इफेक्ट है टेम्परेचर, जो हम लोग को बताता है कि कोई चीज़ कितना गर्म है, कोई चीज़ कितना ठंडा है। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी, दो बॉडी है, इस भी हीट है, इसको भी गर्म किया, इसको भी गर्म किया, तो दोनों तो एक ही हीट नहीं होगा ना, मतलब ज़्यादा गर्म होगा तो एक कम गर्म होगा, तो कैसे पता चलेगा? मान इसका टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर से पता चलता है कि कोई चीज़ कितना गर्म है, कोई गर्म है तो कितना गर्म है। जैसे कंपेयर करेंगे इस दोनों में, टेम्परेचर T1 ज़्यादा है मान लेते हैं हम लोग, T1 ज़्यादा है T2 से। तो टेम्परेचर क्या बोला अभी? इट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट वी डिटरमाइन द थर्मल स्टेट ऑफ द गिवन सब्सटेंस। थर्मल स्टेट मतलब हीट उसमें कितना हीट है। तो थर्मल स्टेट बताता है, तो मतलब हीट स्टेट को बताएगा कि हीट स्टेट बताना है, तो कंपेयर करेंगे दोनों में कि इसमें कितना हीट है, इसमें कितना हीट है। तो इसमें क्या, ये टेम्परेचर नापेंगे, पहले टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो T1 ग्रेटर देन T2 है, तो इसमें ऑब्वियसली हीट भी ज़्यादा होगा। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें हीट भी H1 में, इसमें हीट H1 है, इसमें हीट H2 है, तो हीट भी इसमें H1 ग्रेटर देन H2 होगा, क्योंकि जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें ऑब्वियसली हीट भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर हम लोग डिटरमाइन करता है कि कोई चीज़ कितना गर्म है, डिटरमाइन करता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कोई चीज़ ठंडा है तो यहाँ भी बता सकता है। दो मान लीजिए ये नॉर्मल टेम्परेचर पे अभी रखा हुआ है, ऐसे ही बाहर में रख दिए, एटमॉस्फेयर में रखे हुए इसको, इसका टेम्परेचर T1 है, और इसको क्या है कि आइस ब्लॉक है, ये आइस ब्लॉक है, इसका टेम्परेचर T2 है। तो आइस ऑब्वियसली बहुत ठंडा होगा। ये नॉर्मल टेम्परेचर कोई चीज़ है तो मान लीजिए इससे तो गर्म ही होगा ना, ये तो T1 क्या होगा,
T1 ग्रेटर देन T2, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये बहुत ठंडा है इसलिए टेम्परेचर इसका कम है। तो टेम्परेचर क्या देखो बता रहा है कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका हीट में हीट भी ज़्यादा, उसमें हीट एनर्जी भी ज़्यादा, और टेम्परेचर कम उसमें हीट भी कम होगा। तो टेम्परेचर हमारा ख़त्म हो गया, तो हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट स्केल ऑफ हीट टेम्परेचर, डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तभी पढ़े हीट और टेम्परेचर पढ़े ना, तो हम लोग बोल रहे थे कि कोई ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक से ज़्यादा गर्म है, तो कैसे पता चलेगा ज़्यादा गर्म, उसके लिए उसको मेजर करने के लिए स्केल आता है। तो टेम्परेचर को मेजर करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा आ जाएगा तो उसका हीट भी ज़्यादा आएगा। तो पढ़ते हम लोग डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल होता है डिफरेंट डिफरेंट, 3 टाइप के स्केल होते हैं। पहला होता है सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, सेल्सियस भी बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड स्केल भी बोल सकते हैं। और सेकंड होता है फ़ारेनहाइट स्केल। थर्ड होता है केल्विन स्केल। तो लोग पहला स्केल पढ़ते हैं सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल वो होता है, और सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, उसमें 100 डिवीजन होते हैं। जैसे हम लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, जो थर्मामीटर होता है, तो उसमें भी देखें छोटा छोटा डिवीजन टाइप में बटा हुआ होता है। हम बताते हैं कि 100 इसका बुखार कितना 101 है, उसको मेजर करते हैं, हीट बॉडी का हीट को मेजर करते हैं तो 1 से 1 बताते हैं, कभी 100 बताते हैं। तो उस टाइप से एक स्केल होता है जिसमें कितना 100 डिवीजन होते हैं, सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। जैसे मान लीजिए कि स्केल है ये एक स्केल है, मैं बता देता हूँ पहला पॉइंट। इसमें 100 डिवीजन होते हैं। 100 डिवीजन मतलब जो मार्क होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो बताते हैं 50 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर अभी है, उसके बाद बुखार हो जाएगा तो कितना 100 आएगा, 100 प्लस आ जाएगा, 101 आ जाएगा, 101 आएगा। वैसे इसमें 0 से लेकर 100 तक होता है। जी इसको कितना, इसको जब भी मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 इसके बीच में 100 डिवीजन होते हैं। जो लोग मेजर बताता है मार्किंग है, दिख नहीं रहा 100 पर 100 होते हैं, 100 डिवीजन होते हैं 100। और इस डिग्री सेंटीग्रेड मतलब एक के बाद एक जैसे बढ़ेंगे, तो इस डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग को एक डिवीजन बताता है हम लोग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हर एक डिवीजन एक एक बाद एक एक बढ़ते जाएंगे, तो एक एक डिवीजन एक एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते जाएगा, एक एक डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे कोई 55 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद जस्ट ऊपर एक जाएंगे तो कितना हो जाएगा 156 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हर एक डिवीजन और रिप्रेजेंट करता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 100 डिवीजन होते हैं, तो ये हर एक डिवीजन, इसको 0 डिग्री सेल्सियस क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जैसा कि ये क्या बताता है सेल्सियस, इसमें हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। मान लीजिए स्केल को मान लो हम बर्फ़ का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो कितना आएगा, बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बर्फ़ का टेम्परेचर, तो हम लोग क्या बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि जब बर्फ़ का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि सब इसका नीचे तो और नहीं होता है, तो जहाँ शुरू होता है उसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और लास्ट है सब 100 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब जब भी वाटर को बॉयल वाटर को हम लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो इसमें हम 100 डिग्री सेल्सियस को बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं।
मतलब आइस का टेम्परेचर कितना आता है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये हॉट वाटर है, उसका टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा मतलब बॉयल करने लगता है, बॉयल करने लगेगा तो स्टीम में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे। तो हम लोग इसमें 100 डिवीजन होते हैं, पॉइंट एक पॉइंट, इसमें ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेल्सियस को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस को बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब हॉट वाटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे इस स्केल से तो 100 डिग्री मार्किंग यहाँ पे नजर मार्क आएगा, यहाँ पे मेजर करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। जब आइस का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो कितना आएगा 0 डिग्री सेल्सियस मार्क आएगा, मेजरमेंट से आएगा हम लोग को। तो ये सेल्सियस स्केल हो गया। तो हम लोग पढ़ते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल पढ़ लिया, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट इसमें भी कितना, इसमें 180 डिवीज़न होते हैं। जो सेल्सियस स्केल में कितना 100 डिवीजन थे, तो मैं स्केल होगा उसमें 180 डिवीजन, जैसे कि स्केल बताता हूँ। इसको हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। इसमें 180 सबसे लोअर जो डिवीज़न होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32। और सबसे हायर जो होता है 212 फ़ारेनहाइट सबसे। और इसके बीच में कितना 100 डिवीज़न होते हैं, 180 हो, सॉरी 180 डिवीज़न, 100 नहीं। इसके बीच में इसको फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिवीज़न होता है। अगर इसमें लोअर मार्किंग कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सबसे हायर मार्किंग होता है 212 फ़ारेनहाइट। और इसको भी हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको बॉइलिंग, मतलब ऐसे इसी फ़ारेनहाइट स्केल से हम वाटर टेम्परेचर को मेजर करेंगे। जब वाटर बॉईल कर रहा हो तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इस स्केल में मेजरमेंट आएगा, इस स्केल में। इन सेल्सियस में कितना आएगा 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। इन फ़ारेनहाइट स्केल से मेजर करेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें मेजरमेंट आएगा। और लेकिन जिसमें आइस को हम लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे एकदम ठंडे वाटर को या फिर आइस को, तो इसमें कितना मेजरमेंट आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, इसमें बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसमें 180 डिवीजन होते हैं। इस सब का अलग अलग इस यूज होता है। इसके वेदर फोरकास्टिंग में फ़ारेनहाइट स्केल का यूज होता है, वहीं पे सेल्सियस स्केल का वही नॉर्मल टेम्परेचर मेजर करने में होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मेजर करने में। इसका वेदर फोरकास्टिंग में सारा स्केल का अलग अलग कहीं कहीं यूज होता है। तो हम फ़ारेनहाइट स्केल ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट पढ़ते हैं केल्विन स्केल। तो हम लोग का लास्ट स्केल है केल्विन स्केल। इसमें इसमें भी 100 डिवीज़न होते हैं। कितने डिवीज़न होते हैं 100। सेल्सियस स्केल टाइप में से भी 100 डिवीजन होते हैं, लेकिन इसका अपर मार्किंग लोअर मार्किंग इसमें केल्विन से दिखाते हैं, अलग अलग होता है। अपर मार्क जो नीचे होता है जो केल्विन स्केल है, ये सबसे अपर मार्क है, सबसे लोअर मार्क होता है 273 केल्विन, और सबसे ऊपर 373 केल्विन। जैसे इसमें भी 100 डिवीजन होते हैं सेल्सियस स्केल टाइप का। इसमें भी हर एक डिवीजन डिफाइन मेजर करता है, हर एक डिवीजन रिप्रेजेंट 1 केल्विन। एक के बाद जैसे 273 के बाद इससे जस्ट ऊपर वाला मार्किंग में जाएंगे, डिवीजन पे जाएंगे तो कितना बताएगा 274 केल्विन बताएगा, जैसे सेल्सियस स्केल में होता था। हर एक ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1 केल्विन। इसमें भी 100 डिवीजन होते हैं सेल्सियस स्केल टाइप में। इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, सबसे लोअर। क्योंकि हम लोग सबसे लोअर इसलिए हम 270, इसके नीचे भी आ सकता है 274 केल्विन की चीज़ को टेम्परेचर मेजर करेंगे, लेकिन हम लोग शुरू करते जो भी स्केल उसको लोग फ्रीजिंग पॉइंट से लेते हैं, वाटर का या हाँ वाटर का, और उसको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तक लेते हैं कोई भी स्केल में। बड़ा बड़ा काम के लिए और ज़्यादा बड़ा स्केल होगा, उसके लिए बड़ा बड़ा टेम्परेचर के लिए मेजर करने के लिए मान लीजिए उसके ऊपर आएगा 400 केल्विन, तो उसके लिए स्केल तो मेजर में यहाँ पे नहीं हो पाएगा। 373 केल्विन के लिए आएगा, तो दूसरा स्केल होता है उसके लिए अलग, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको तीनों स्केल में लोअर मार्किंग जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और जो ऊपर का मार्किंग जो होता है हाईएस्ट मार्किंग वो बॉइलिंग पॉइंट होता है।
इसमें भी 100 डिवीजन होते हैं। और ये थोड़ा सेल्सियस स्केल टाइप का ही है। जैसे हम लोग सेल्सियस स्केल में क्या करें, हम 555 डिग्री सेल्सियस था, इसमें एक बढ़ाते थे तो कितना हो जाता था, 1 इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा, 56 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए यहाँ पे कितना होगा, 274 केल्विन होगा इसमें, तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 275 केल्विन। मतलब दोनों दोनों से मान कोई भी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं भाई, यहाँ पे केल्विन स्केल है, यहाँ पे सेल्सियस स्केल है, और टेम्परेचर को हम उस वेदर पे जहाँ पे रखे उस जगह का, तो उस जगह का टेम्परेचर यहाँ पे बता रहा है। जैसे यहाँ पे कोई एक ही जगह पे केल्विन स्केल है, एक जगह सेल्सियस स्केल है, और जिस वेदर पे रखे वहाँ पे मान लिया नॉर्मल शुरू का टेम्परेचर मेजर कर लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल में, और केल्विन स्केल में कितना आएगा इसका, मान लीजिए 300 केल्विन उस टाइम पे। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वेदर जहाँ पे उसको रखेंगे उस सिचुएशन पे, उस वेदर पे, वहाँ का उस जगह का टेम्परेचर पे 1 डिग्री वहाँ पे एक बढ़ा देंगे, तो दोनों में एक बढ़ जाएगा। दोनों में इसमें कितना होगा, 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और इसमें कितना होगा, 301 केल्विन, 301 केल्विन, दोनों में एक बढ़ेगा। उस सिचुएशन पे जहाँ सराउंडिंग पे रखेंगे, सराउंडिंग में एक बढ़ाएंगे, एक इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, दोनों में एक एक बढ़ जाएगा। दोनों स्केल में मेजर करेंगे तो दिखाया कि 25 से 26 हो गया इसमें सेल्सियस स्केल में, और उसमें कितना आ गया 300। तो दोनों एक बढ़ाएंगे इसमें, तो इसमें भी ऑटोमेटिक एक बढ़ेगा। दोनों एक सेम ही टाइप का, बस लोअर मार्किंग अपर मार्किंग इसमें अलग। और केल्विन स्केल को हम लोग एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। केल्विन स्केल को क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और जो मान लीजिए इसके नीचे भी हो सकता है, कभी बड़ा स्केल बनाएंगे तो नीचे भी मान 0 केल्विन जब भी आएगा ना, 0 केल्विन, उस मतलब जो भी टेम्परेचर मेजर करेंगे 0 केल्विन के नीचे कभी कोई टेम्परेचर का मेजर नहीं होगा। इसके नीचे कोई टेम्परेचर है ही नहीं, 0 केल्विन, मतलब वो नीचे आते जाएंगे 100 केल्विन आ जाएंगे, 100 केल्विन। तो यहाँ पे क्या होता है, 273 273 केल्विन इक्वल क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये भी फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और 0 डिग्री सेल्सियस भी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब दोनों टेम्परेचर सेम है। और ये भी दोनों टेम्परेचर सेम है, तो ये भी 273 क्यों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है भी, और ये भी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। हम इस दोनों में 5 बढ़ाएंगे, 5 बढ़ा देंगे, दोनों में 5 बढ़ेगा। एक बढ़ाएंगे इसमें तो इसमें भी एक बढ़ेगा, इसमें 5 बढ़ाएंगे तो इसमें 5 बढ़ेगा। 278 केल्विन हो जाएगा, इसमें 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हम मान लीजिए इसमें 273 घटा देंगे, 273 घटा देंगे तो क्या होगा, 0 केल्विन हो जाएगा। 1 में 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 1 0 हो जाएगा। तो इसमें जितना घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें 0 में 273, इसमें 273 घटाएं तो इसमें भी 273 घटाना होगा। ये बोला, इसमें एक बढ़ाएंगे तो इसमें भी एक बढ़ाना पड़ेगा, इसमें एक घटाएंगे तो इसमें भी एक घटाना पड़ेगा। इसमें 273 घटाएं, इसमें माइनस कितना है, -273 केल्विन डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं, मैं 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर को हम लोग जो ठंडा एकदम वी से छू लेते हैं, 273 डिग्री सेल्सियस को छू पाएंगे हम लोग हाथ से, अपने हाथ से छू पाएंगे, इतना ठंडा होगा। इसलिए 0 डिग्री केल्विन के नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं होता है, 0 केल्विन के नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं होता है, और ना ही 273 डिग्री। 273 नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, 0 केल्विन। अब बताने के लिए इस इतना लिखा। 0 केल्विन के नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं होता है, मेजर नहीं हुआ अभी तक। तो एक केल्विन स्केल होगी, इसको हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो हमारा स्केल खत्म हो गया फिर। चलो नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं रोल ऑफ टेम्परेचर।
टेम्परेचर का क्या रोल जब हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, जैसे बताया था ना, जो फिंगर जो वाटर का टब था उसमें फिंगर डिप करते थे, तो उस हॉट वाटर से एनर्जी ट्रांसफ़र हमारे फिंगर में होता था। तो उसमें टेम्परेचर का क्या रोल है? जब भी कोई डिफरेंट टेम्परेचर का दो बॉडी है, जो डिफरेंट अलग अलग टेम्परेचर है, दो बॉडी है, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2 है। T1 क्या है, ग्रेटर है T2 से, T2 से। तो क्या होगा, T1 जो टेम्परेचर ज़्यादा उसमें हीट ज़्यादा, तो टेम्परेचर कम, इसके रेस्पेक्ट में इसमें हीट भी कम होगा इसके रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, रोल ऑफ टेम्परेचर, जब फिर दोनों को सटाएंगे क्या होगा, हीट एनर्जी किधर से किधर फ्लो होगा, जिसका यह टेम्परेचर ज़्यादा होगा। हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। जब तक दोनों दोनों का टेम्परेचर या फिर दोनों का हीट दोनों में से बराबर न हो जाए, तब तक हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से हीट ट्रांसफर होकर लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी तक जाता है। जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर होकर लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी तक आता है। हीट एनर्जी किधर फ्लो होता है, हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उससे हीट एनर्जी निकलेगा, जिसका टेम्परेचर कम अब हीट एनर्जी आएगा। तो ये हमारा रोल ऑफ टेम्परेचर ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से हीट एनर्जी निकलेगा। जब दोनों को सटाएंगे तब हीट एनर्जी इससे फ्लो होकर इसमें आएगा। जब दोनों को सटा देंगे, कोई किसी मीडियम से सटा सकते, रॉड है, रॉड से दोनों को टच करवा दिए, तो क्या इधर ज़्यादा हीट है, इधर से इससे ट्रांसफ़र होकर इधर जाएगा। जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम हो, जब तक T1 इक्वल टू T2 ना हो जाए, जो इसमें हीट जो होगा H1 इक्वल टू H2 ना हो जाए, तब तक हीट ट्रांसफ़र इससे ट्रांसफ़र होकर इसमें आते ही रहेगा, जब तक दोनों का हीट और टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो ये है रोल ऑफ टेम्परेचर ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी। ये ख़त्म हो गया, दूसरा पढ़ते हैं। तो अच्छा लग ही रहा होगा आप लोगों को। चलो अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। जो हम हीट पढ़ रहे हैं उसका यूनिट क्या है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं, तो क्या बोलते हैं, 5 kg, 5 kg बोले तो उसको मेजरमेंट जो है उसको यूनिट बोलते हैं kg। उसमें हीट को मेजर करते हैं तो कुछ आता होगा उसको यूनिट, तो उसको यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीज। जो हीट एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं तो उसका यूनिट जो आता है उसको क्या किस में आता है, कैलोरीज में आता है। 5 कैलोरीज, उसका हीट को मेजर 6 कैलोरीज। कैलोरीज क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्स टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में जितना उसको एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देंगे, हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराना है, तो जितना एनर्जी देना होगा उसको हम लोग कैलोरीज बोलते हैं। चलो फिर से बताता हूँ, द एनर्जी रिक्वायर्स टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने में जितना एनर्जी हीट देना पड़ेगा उसको हम लोग कैलोरीज बोलते हैं। वही उसका यूनिट होता है हीट एनर्जी। तो ये था यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। हम लोग दूसरा पढ़ते हैं अब। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। हीट से किसी चीज़ को क्या इफेक्ट आता है, उससे क्या उसको प्रभाव आता है। मतलब कि हीट से हम कोई किसी चीज़ में कोई डिफरेंट, इनिशियल में कुछ होगा, फाइनल में कुछ और, हीट देने पे कुछ और हो जाता है वो। तो पढ़ते हैं शुरू का पॉइंट। टेम्परेचर राइजेज विथ हीट। टेम्परेचर राइजेज विथ हीट मतलब किसी चीज़ को हम हीट बढ़ाएंगे किसी चीज़ में तो टेम्परेचर भी राइज करेगा। एक ब्लॉक है जैसे कोई, शुरू में था, इसको इनिशियल ऐसे रख दिया है, तो इसका टेम्परेचर शुरू मेजर करके रख लिया, इनिशियल टेम्परेचर, शुरू का टेम्परेचर को इनिशियल टेम्परेचर बोलते हैं। इनिशियल टेम्परेचर T1 था, जो रख दिया था। अब इसमें क्या हीट बढ़ाएंगे, इसको हीट कर बर्नर से गर्म कर रहे, तो गर्म करने के बाद जब फाइनल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसका फाइनल टेम्परेचर T2 होगा। मेजर करेंगे तो कितना, मान लो T2 आएगा, इसको ऐसे स्पेसिफिक टर्म में लिखा है। इनिशियल शुरू का टेम्परेचर मान जब गर्म करने से पहले T1 होगा, और जब गर्म कर लिया हम उसके बाद मेजर करेंगे तो कितना T2 आएगा ऐसे मान। तो शुरू में तो उसमें हीट नहीं दिए थे, तो ऐसे नॉर्मल रखे थे,
तो उसमें हीट नहीं था। फाइनल में क्या हुआ, जब T2 का टेम्परेचर आया उसको हीट बढ़ा दिया उसमें, तो उसका हीट बढ़ गया। जब उसका टेम्परेचर T2 आया तो जैसे क्या बोले, टेम्परेचर राइजेज विथ हीट, तो उसका हीट बढ़ाया है तो टेम्परेचर भी राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करेगा, T2 इससे T1 से बड़ा आएगा। जब T2 क्या होगा, T2 ग्रेटर देन T1। इसमें T2 बड़ा क्यों, कि उसमें हीट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी राइज करेगा। तो T2 ग्रेटर देन T1, फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर देन होगा इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल में तो उसमें हीट नहीं था, और कोई उसके बाद फाइनल में उसको हीट दिए हुए हैं, बहुत सारा हीट एनर्जी है उसमें। तो ये था टेम्परेचर राइजेज विथ हीट। तो हम लोग इफेक्ट ऑफ हीट में पहला पॉइंट टेम्परेचर राइज विथ हीट पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग हीट काउजेस एक्सपेंशन। हीट काउजेज एक्सपेंशन। एक्सपेंड मतलब अपना एक्सपेंड होता है, फैल जाता है। मतलब जिसको हम हीट देंगे वो हीट देते जाएंगे तो वो एक्सपेंड होते जाएगा धीरे धीरे। जैसे एग्जांपल देकर बताता हूँ, कोई एक मान लो एक आइस है, एक आइस का ब्लॉक है, इसको हीट देंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड बन जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। अब इसको हीट देंगे तो क्या होगा ज़्यादा, तो ये धीरे धीरे गैस बन जाएगा, गैस बन के चारों तरफ फैल जाएगा, एक्सपेंड होकर चारों तरफ फैल जाएगा ये। तो हीट के चलते वो अपना स्टेट को चेंज कर लेता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, वो एक्सपेंड कर जाता है। आइस को मान कोई दूसरा कोई ब्लॉक रहता है, मान मेटल को हम हीट बहुत ज़्यादा हीट देते हैं। जब आइस को थोड़ा हीट देंगे फैल गया, तो मेटल को बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो लिक्विड बन जाएगा। तो हीट के चलते वो अपना अपना एक्सपेंड हो जाता है, हीट काउजेज एक्सपेंशन। तो अब हो गया हीट काउजेज एक्सपेंशन। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं आगे। तो हमारा इफेक्ट ऑफ हीट में लास्ट पॉइंट रह गया है हीट काउजेज चेंज इन स्टेट। थर्ड पॉइंट एंड लास्ट है हीट काउज चेंज इन स्टेट। मतलब हीट के चलते कोई अपना स्टेट को चेंज कर लेता है। तो सॉलिड स्टेट में उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में हो जाएगा कन्वर्ट। सॉलिड से किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में। वहीं पे लिक्विड स्टेट में जो है उसको गर्म करेंगे, हीट देंगे तो वो वेपर बन जाएगा, स्टीम लिक्विड से वेपर स्टेट में चल जाएगा, गैस स्टेट में, गैस। तो जैसे कि एग्जाम्पल एक सॉलिड है, उसको हम लोग हीट देंगे, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे बर्फ आइस है तो क्या होगा, ये लिक्विड बन जाएगा। इसको हम फिर और ज़्यादा हीट देंगे तो क्या होगा, ये वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा, फैल जाएगा चारों तरफ। तो हीट के चलते कोई अपना स्टेट को चेंज कर लेता है। हीट काउजेज चेंज इन स्टेट, ये हमारा लास्ट पॉइंट था जो हम लोग पढ़ा है अभी एक्सपेंशन वाला में। हीट काउजेज चेंज इन एक्सपेंशन वाला में उसमें क्या था कि सब में अलग अलग एक्सपेंशन होता है। सॉलिड और लिक्विड गैस है ना, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में होता है, गैस में। उसके बाद एक्सपेंशन किस में होता है, लिक्विड में। उसके बाद सॉलिड में। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। सबका अलग अलग होता है, सारा स्टेट का एक्सपेंशन अलग अलग होता है, डिफरेंट स्टेट ऑफ एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होता है सब में। तो ये हमारा ख़त्म हो गया इफेक्ट ऑफ हीट। तो मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो मैं फर्स्ट लेक्चर ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। थैंक यू।